बेटे बंद करो दरवाजा खींच के, इधर आओ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपको जैसा ज्ञात है कि कल इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे ग्रुप को दे दिया है और अभी अभी समाचार आया है कि ट्विटर पर से उनका ब्लू टिक भी हटा दिया गया है क्योंकि वो अब आधिकारिक शिवसेना नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस समय ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी, दोनों आपके जाने पहचाने हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। ओंकार जी, क्या अंतर पड़ता है इससे? अंतर ब्लू टिक हटने से तो पड़े या ना पड़े, लेकिन जो आगे आने वाले दिन हैं उनसे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। अभी चूंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को के पास चली गई है, सिंबल उनके पास चला गया है, इसलिए अब झगड़े दूसरे शुरू होंगे। और मुझे लगता है कि वो झगड़े भी नहीं हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस समय मुख्यमंत्री हैं। मामले कोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी सुलटेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये वर्डिक्ट दिया है, ये फैसला किया है। अभी जो नए झगड़े शुरू होंगे वो ऑफिसेज को लेकर के होंगे, जो मुंबई में है और जो दूसरी जगहों पर हैं। अभी झगड़े फंड को लेकर के होंगे। जो मूल शिवसेना है उसका जो फंड है उस पर भी एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनके पास आएंगे। सब साइनिंग अथॉरिटी वगैरह वो सब चेंज हो जाएगी, तो झगड़े यहाँ शुरू होंगे और अंतर इससे आएगा। संजय जी, हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिवसेना का या मातोश्री परिवार का जो जितना भी फंड आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, किसके जरिए आ रहा था, और जो इनको प्राण वायु मिल रही थी वो जाहिर है पिछले 25-30 साल से बीएमसी से मिल रही थी। और बीएमसी के चुनाव अब किसी भी समय घोषित होने वाले हैं। बीएमसी में जो जमीन से सूचनाएं आ रही हैं और इस फैसले के बाद तो मुझे लगता है कि और भी लगभग निश्चित हो गया है कि बीएमसी भी इनके हाथ से जाएगी और उस पर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और जो राज ठाकरे वगैरह की जो एक नया गुट, एक नया गठबंधन, एक नई समझबूझ बन रही है, उसका कब्जा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी जी, यही प्रश्न धीरेन्द्र जी से। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा चुनाव के वक्त कोई मुद्दा उस समय तक, अगर जो उनकी आदत अभी दिख नहीं रही है, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को अब तक पब्लिक में उतरकर उस तरह, वो 2-3 रैलियां आपको याद होंगी जो उन्होंने, कहते हैं ना गांव में कि गर्म जोश गर्म खून है, तो वो निकले, उसके बाद से वो वहीं बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी तरह का देखें तो उनकी उस तरह की अभी तक की जो स्टाइल है फंक्शनिंग, उससे तो कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क वो डालने की स्थिति में होंगे कि आप मशाल, हालांकि एक इमोशनल जो स्पीच होती है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए होती है, वो उन्होंने जरूर दी कि मशाल लेकर उन्होंने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले धनुष बाण छीन लिया है और अब आप निकलो और मशाल से मुकाबला करो, ये सब करने के बाद। लेकिन वो खुद कितनी मेहनत करते हैं इस पर, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण हैं। हम अगर उसको देखें, जो चुनाव की और या पॉलिटिक्स की हिस्ट्री हम देखें, तो हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी से ले लिया गया चुनाव चिन्ह, तो भी वो जब निकली तो क्या हुआ, और फिर जिस चुनाव आपने केसीआर का भी, ओ माफ कीजिएगा, एनटी रामाराव, और जब उनके दामाद के बीच में हुआ, उनके दामाद ने वो चिन्ह लिया तो वो भी जीता। तो अलग अलग चीजें हमारे पास हैं, सवाल है कि उसको कैसे मोबिलाइज करते हैं। शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत, शिवसेना अब नहीं कहेंगे, उद्धव ठाकरे और उसके बेटे की जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस आधार पर 80s के बाद, 80 से पहले इस आधार पे नहीं थी, क्योंकि लोग ये भूलते हैं
कि जो बाल ठाकरे साहब है वो 75 की इमरजेंसी, 77 के इलेक्शन और 80 के इलेक्शंस में कांग्रेस के स्टांस सपोर्टर थे और उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन 80 के बाद जिस तरह की उन्होंने राजनीति अख्तियार की थी, उसमें उन्होंने एक सॉलिड वोट बैंक बनाया। 89 के बाद तो वो फिर एक हिंदू जो धुर हिंदू स्टैंड से उस पर खड़े होने लगे और उनके साथ लोग इर्द-गिर्द जुड़ने लगे। नहीं तो 72 के विधानसभा भी एक जीता पाए थे, वो उससे पहले 70 के उपचुनाव में पहली बार वो जीता था। अगर हम इस तरह देखते आए तो क्रमिक विकास उनका तब होता है जब वो हिंदुत्व के साथ स्ट्रांगली खड़े होते हैं और मराठा वो समुदाय उनके साथ जुड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हैं, जो अगर उद्धव ठाकरे को आप देखें, आदित्य ठाकरे को देखें, तो ये लोग उस मूल आइडिया जो पिछले 40 सालों में बना, उस पार्टी का जो बेस बना, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। यानी जो मूल वोटर है उसके अगेंस्ट खड़े हैं। हालांकि रीजनल पार्टियां या परिवार आधारित पार्टियों की विचारधारा को लेकर मैं कभी भी बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उनकी कोई विचारधारा होती है। वो हमेशा से फायदा जहां मिलता है उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। वो हम लोग यहाँ यूपी से लेके तमाम जगह पर देखते हैं। लेकिन उनका जिस तरह का रिलेशन अपने वोटर के साथ रहता है, यानी जो उनका वोटर है उसके साथ वो वफादारी करते हैं, यहां आपको नहीं दिखाई दिया। इसीलिए उस शिवसेना में जिसमें कोई एक पार्टी छोड़ता था तो आपको याद होगा छगन भुजबल कहां छिपके रहे थे, नारायण राणे कितने दिन तक, लेकिन यहाँ उसी दिन आराम से आके वो उसी घरों में रहे, वहीं रहे। तो ये इस बात की तरफ है कि उनका विचार उनसे छिज चुका है, उनका आइडिया उनके खिलाफ खड़ा है। तो ये सिर्फ एक तात्कालिक हमको राजनीतिक मुद्दा जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर वो बाप बेटे मेहनत नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पार्टी एक तरह से एकनाथ शिंदे और जो डिटेल से टेक्निकल चीजें बताई हैं ओंकार जी ने, वो तो असर डालेंगी, क्योंकि आपका फंड, आपकी तमाम चीजें। हालांकि पीठ पर हाथ रख के शरद पवार ने उनको कहा है कि नहीं नहीं चिंता मत करो, इंदिरा गांधी की कहानी भी उन्होंने उनको सुनाई है और कहा है कि जनता उसके साथ होगी। लेकिन दूसरी तरफ भी आपके पास चंद्रबाबू नायडू है जो मेहनत करते हैं। तो इस समय पार्टी एकनाथ शिंदे मेहनत करते दिख रहे हैं और ये दिलचस्प होगा कि जनता आने वाले टाइम में किसको चुनती है। राज ठाकरे का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब जिस तरह से वो ट्वीट किया है वो बहुत ही एक आइडिया को बताता है। अगर ये चीज मैं ये मानता हूं संजय जी, मैं ये सोच रहा था अभी जब आपसे इस पर डिस्कस हुआ कि अगर ये चीज जो इन्होंने गठबंधन बनाया इनके साथ महाविकास आघाड़ी के, ये उस वक्त बनता जब राज ठाकरे पार्टी में होते, तो शायद आज की डेट में उद्धव और उनके बेटे के पास कुछ करने के लिए रह नहीं जाता, पूरी की पूरी पार्टी स्वे कर जाती। लेकिन इतिहास अपने से चलता है और अपने तरह से बनाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर मेरा अभी यही कहना है कि चुनाव तक बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है और उनकी कार्यप्रणाली ऐसा कोई बहुत दिलासा उनके लोगों को देती हुई नहीं दिख रही है। जी। इसमें जो मैं एक बात राज इसमें ठाकरे मैं ने, एक मिनट में आपसे निवेदन कर दूं, जो जी राज जी ठाकरे ने ट्वीट किया मराठी में किया, और जो मराठी मुझको आती है उसके अनुसार ये जो चल रहा है मेरे सामने, इसके अनुसार ये कह रहे हैं कि नाम और पैसा, नाम आणि पैसा, पैसा ये तो पैसा जातो, ये पैसा आता है पैसा जाता है, लेकिन एक बार नाम चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता। तो ये एक इन्होंने चुटकुला लिया है, मुझे लगता है चुटकी ली है इन्होंने। नहीं, हाँ, ये बाल ठाकरे साहब का ही कहा हुआ था। जी जी जी। तो मैं ये पूछ रहा था आपका जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले आप वो कह लें उसके बाद। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी एक और कानूनी दांवपेच शुरू होने वाला है। ये जो 15 एमएलए इस समय उद्धव ठाकरे के साथ बचे हुए हैं और जो करीब 7 एमपी बचे हुए हैं, ये शिवसेना के सिंबल पर चुन करके आए थे। टेक्निकली वो शिवसेना के विधायक और एमपी हैं। अभी उन पर भी तलवार लटकेगी। उनको विधानसभा में और संसद में उन शिवसेना सांसदों के साथ बैठ कर के उनके अनुसार बिहेव करना पड़ेगा अगर उनको अपनी सदस्यता बचानी है। जैसे वो एजेंडा तय करेंगे सदन का कि उनको किस विषय पर क्या स्टैंड लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ भी उद्धव ठाकरे को और उनके जो 7 एमएलए और एमपी हैं उनको भुगतना पड़ सकता है। वैसे मेरा ये मानना है कि
बीएमसी चुनाव से पहले भी और बीएमसी चुनाव के बाद भी 2024 के आम चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले अभी जो बचे हुए लोग हैं, जो बहुत निष्ठ हैं उनके प्रति, जो बहुत करीबी हैं, उनका तो छोड़ दीजिए, पर बाकी में अभी भगदड़ मचेगी और ये लोग एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे। जी, मैं ये प्रश्न पूछ रहा था आपसे ही ओंकार जी कि एक बात हमने पहले एक पुराना डायलॉग हुआ था हमारा, उसमें बाबू थे, तो उनका कहना था कि जो शरद राव के साथ रहेगा वो समाप्त होगा। तो क्या शरद राव ने अंततः जो उनका लक्ष्य था, जो उनका मुख्य लक्ष्य था कि केवल एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य पार्टी रह जाएं और शिवसेना और कांग्रेस समाप्त हो जाए, तो क्या अब वो अपने लक्ष्य की तरफ शनैः शनैः बढ़ रहे हैं? सबसे हैप्पी पर्सन अगर कोई इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में है तो वो शरद पवार है। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है, उस पर मैंने आज दोपहर में वीडियो भी बनाया। जी हाँ, जिस तरह उसकी भी का बात करेंगे बयान हम। जी हाँ। हाँ, जिस तरह का बयान सुप्रिया सुले का आया है वो बहुत कुछ कहता है, पर ये क्या हो रहा है? जी, जी, अब ठीक है, आपकी आवाज़ तो कुछ वैसे भी आ रही है। जी, जी, जी। जो आपने प्रश्न किया शरद पवार का तो एक्चुअल में गेम ही ये था और उनके जो आदमी कहे जाते हैं संजय राउत, उन्होंने भरपूर काम किया शरद पवार के लिए। शरद पवार जो चाहते थे वो उन्होंने करीब-करीब कर दिया। अब तो बंटाधार है, खत्म है मामला। वो शिवसेना को खत्म करना चाहते थे, शिवसेना खत्म हो गई। और देखिए, ये पार्टी अब एकनाथ शिंदे के पास है, एमएलए अधिकांश इनके साथ हैं, पार्टी दफ्तर वगैरह ये सब चीज़ें, तो उस मायने में तो शिवसेना अभी भी जीवित है। हाँ, मालिक बदल गया है, अध्यक्ष बदल गया है, जो डिसीजन मेकर था वो चेंज हो गया है, पर शिवसेना अभी है। तो आप ये कहें अगर के शरद पवार का जो गेम था शिवसेना को खत्म करने का, वो सफल हो गया है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। कुछ हद तक मातोश्री का खेल खत्म कर दिया उन्होंने। वो मातोश्री जहां से बैठ कर के बाला साहब ठाकरे, हालांकि रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है, उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है वो शरद पवार के खानदान से ही आती हैं, एक करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन एक बार बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि रिश्तेदारी और सामाजिक रिश्ते अपनी जगह हैं और राजनीति और विचारधारा वो बिल्कुल एकदम अलग है। तो उस स्तर पर हम इनसे कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे, किसी तरह का इत्तेफाक नहीं रखेंगे। वहां तो हमारा 36 का ही आंकड़ा चलेगा। पर वो जो भेद था, वो जो रास्ता अपनाया था बाल ठाकरे ने, वो खत्म कर दिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए। और जो बातें अब ये संजय राउत कह रहे हैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया था, हमारे साथ गठबंधन तोड़ दिया था, वो गठबंधन क्यों टूटा था उस पर जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। पर हकीकत ये थी। टाइम क्यों, आप याद दिला सकते हैं कि कैसे जी हाँ, उन्होंने जो है 2014 लोकसभा के चुनाव के बाद भी अपनी भाजपा से डबल सीटें अपने पास रखने का प्रयास किया था? यस। और 2013 से ही देश में जो बयार चल रही थी, जो हवा चल रही थी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक जलवा दिखाई दे रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े डिसीजन लिए थे। एक तो हरियाणा में इंडिपेंडेंटली जाकर के चुनाव लड़ना विधानसभा का, और महाराष्ट्र में इनको ये बताना कि अब आप उस स्थिति में नहीं हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है हवा बह रही है, तो हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। हरियाणा में उस समय भजनलाल की पार्टी से गठबंधन हुआ करता था। कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ी भारी गलतफहमी थी अपने बारे में। उनका क्या हश्र हुआ उस चुनाव के बाद सब जानते हैं। और
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लड़ी तो 120 से ज्यादा सीटें लेकर के आई थी। जी, हालांकि 122। उस चुनाव में इनको भी 63 सीटें मिली थी, शिवसेना को भी, पर शायद वो इनकी हाइट थी, इसके ऊपर तो ये जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बाल ठाकरे के समय भी पूरे महाराष्ट्र की तो शिवसेना कभी नहीं रही। कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर शिवसेना को समर्थन मिलता रहा है, सीटें मिलती रही हैं। तो बाल ठाकरे से बड़े नेता तो उद्धव ठाकरे नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने आइडियोलॉजी के स्तर पर जो नीतियां थी, जो दूसरी उनकी विचारधारा थी, उससे समझौते किए और जाकर के सोनिया गांधी और पवार साहब की गोद में बैठ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। यही तो मूल वजह बनी पार्टी में इतनी बड़ी टूट की। और संजय जी, धीरेन्द्र जी को भी याद होगा किस तरह से गर्दन टेढ़ी करके संजय राउत बयानबाजी करते थे। जब कर्नाटक वाला मसला हुआ था, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का मसला हुआ था, तो इन लोगों ने कैमरों पर आकर के चुनौती देना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कि जरा महाराष्ट्र में ये करके दिखाइए, तो हम मुंबई की सड़कों पर बताएंगे कि कैसे जो है आप ये करते हैं। हो गया। और क्या हुआ, जब ये लोग सूरत गए, गुवाहाटी गए, गोवा गए और वापस मुंबई आए, तब तक तो सत्ता चेंज हो चुकी थी, मुख्यमंत्री चेंज हो चुका था, पुलिस प्रशासन शासन सब इनके हाथ में था। संजय राउत तब हेकड़ी दिखाते जरा सड़कों पर निकल करके, या शिव सैनिकों को जो बचे खुचे थे उनको सड़कों पर निकाल करके लाते कि भाई बस आ रही है गोवा से, करो हमला इस पे। क्यों नहीं कर पाए? तो कभी भी सत्ता के नशे में उस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए जैसा संजय राउत ने किया या उद्धव ठाकरे ने किया। सत्ता आपके हाथ में आ गई, और जब पावर आती है, जब, हालांकि मैं उसको एब्सोल्यूट पावर भी नहीं कहता, क्योंकि आप दो अलग अलग पार्टियों के कंधों पर सवार थे, और वो ऐसी पार्टियां हैं जिन पर आप आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा बजट उन्हीं दोनों पार्टियों के पास चला गया, सबसे ज्यादा खर्चा वही कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज वही कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे। और जैसा आपने कहा, बहू की बात को याद करते हुए, कि जो जो शरद पवार के संपर्क में आता है या उनका कृपा पात्र बनता है, उसका क्या हाल होता है, ये अतीत की बहुत सारी घटनाएं बताती हैं। आज जो हाल हुआ है उद्धव ठाकरे का, वो केवल और केवल संजय राउत और शरद पवार की वजह से, और खुद उनकी अपनी जो कॉम्पिटेंसी में कमी है, जो दृष्टि का अभाव है, जो लीडरशिप का अभाव है। जब आप किसी संगठन को, किसी संस्था को हेड करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके संगठन में, आपकी संस्था में हर एक सदस्य जो जुड़ा हुआ है, उनमें से किसकी क्या काबिलियत है और कौन किसको आप क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं। पर जो अहंकार है वो इनके सिर चढ़ करके बोलता रहा, चाहे पालघर वाला प्रकरण रहा हो, कंगना रनौत वाला रहा हो, एक नवल ऑफिसर के साथ जिस तरीके से शिव सैनिकों ने मारपीट की और फिर थाने में खड़े खड़े उनको जमानत दे दी गई। ऐसे अनेक प्रकरण हैं जब लोगों को लगा कि यार ये क्या वाकई वही शिवसेना का प्रमुख है जो विपक्ष में रहते हुए सत्तारूढ़ दल और मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों को क्रिटिसाइज किया करता था कुछ कुछ ऐसे खास मुद्दों को लेकर के, और अब किस तरह का बिहेव ये आदमी कर रहा है। तो जब लगा इनको, एमएलए को, एमपीज को, कि भाई अगर इसके नेतृत्व में हम आम चुनाव में गए या विधानसभा चुनाव में गए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसलिए उन लोगों ने अल्टीमेटली ये फैसला लिया। और भारतीय जनता पार्टी तो, जैसा देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है, वो तो इस क्षण की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि कब चिंगारी सुलगे और कब वो उसमें जो है अग्नि प्रज्वलित करें, और वो काम उन्होंने कर दिया। धीरेन्द्र जी, अब जो जी। स्थिति बन रही है उसमें आप आगे क्या देखते हैं?
हम अभी इसके बाद फिर हम ओंकार जी से एमवीए की भी बात करना आरंभ करेंगे। अभी तो आप शिवसेना का भविष्य क्या देखते हैं, ये बता दें। देखिए, मैं अभी यही बता रहा था कि मुझे सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो ये है कि ये दोनों मेहनत करने के आदी नहीं हैं। चूँकि जो इनको मिला था उसमें नया जोड़ने में कोई भी कामयाबी नहीं हासिल हुई थी। उद्धव यकीनन उन्होंने जब उनको सीटें मिली, अभी भी जब 55 में से 40 चले गए, उसके वक़्त भी उन्होंने ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की। लेकिन पूरे कोरोना के दौरान आपने कभी भी लीड नहीं किया, आगे से जाके लीड नहीं किया, जो बहुत बड़ा कारण बना आपकी टूट का। आपको एकनाथ शिंदे से जब हम लोग वहाँ, मैं मुंबई में लगातार घूम रहा था अपने चैनल की तरफ से लगातार, तो वहाँ हर विधायक का एक ही दर्द था कि जो पैसा मिला या जो लोगों तक पहुँचने के लिए हम लोगों को दवाइयाँ जो देनी थी, वो भी एकनाथ शिंदे से मिली। और जो ये तो एक था काम के लिए, तो आप काम के मोर्चे पे आप बहुत खराब थे। आप अपने कभी भी कार्यकर्ताओं को आगे से बढ़कर, क्योंकि आप बहुत अच्छे ऑरेटर नहीं हैं, आपके पास वो करिश्मा नहीं है, जो बाला साहेब ठाकरे का जाना जाता था कि भाई वो अपने लोगों को बांध के रखते हैं, वो आपके पास करिश्मा नहीं है। मेहनत अभी तक तो आपने करके दिखाई नहीं है। तो आपको जो विरासत में मिला था उसको गया, लेकिन जो सबसे बड़ी चोट आपने लगाई वो पार्टी की उस विचारधारा को लगाई जिस सहारे आप मुंबई में अपने आप को पूरा होल्ड बनाए हुए, यहाँ तक कि जो मुंबई है, जो उसकी नगर पालिका है, महानगर पालिका, वो तमाम चीजों पर जो आपका होल्ड था, वो आइडियोलॉजी आपने गिरवी रख दी। आप लगातार अभी भले ही वो बाला साहेब का नाम ले रहे हैं, लेकिन बाला साहेब के बहुत सारे, हम लोगों ने सब याद होगा, वो छोटे-छोटे काट के आजकल हर आदमी की कही गई बात उसको वापस मिलती है। तो बाला साहेब की जो उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कही या तमाम चीजों को, वो सब जर रही। यानी आपके कार्यकर्ताओं के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और अभी जब चुनाव होगा उस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ उस मराठी हिस्से की पार्टी रह जाएंगे जो अपने आप को बाला साहेब के परिवार से एसोसिएट करता है। आपके साथ एक भी गैर मराठी हिंदू वोट जो आपके पिता बाला साहेब ठाकरे की वजह से जुड़ा हुआ था और हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, आपने अपने आप को एक छोटे से सेक्शन मराठा हिंदू जो हृदय सम्राट में तब्दील कर लिया। और वो सम्राट भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि एकनाथ शिंदे आगे आकर उसको पकड़े हुए हैं। इनके पास जो सबसे बड़ा तीर था, मुझे लगता है कि दिल्ली ने जो सबसे पहले विफल किया, मैं इस बात के लिए कहूंगा कि उसने हम सबको चौंकाया था, वो ये था कि फडणवीस को आपने नंबर 2 बनाया था। यानी आप सेंटर से एक मजबूत आईडी के साथ देख रहे हैं सरकार को। उस वक्त एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री बनते तो वो पार्टी बनने से पहले बंडल में बदल जाती। लेकिन आपने मराठा प्राइड को नहीं चोट पहुंचाई, आपने जो सेंट्रल ने, और इस बात का ध्यान रखा। मुझे लगता है कि दिलीप, मैं, हो सकता है मेरी बात थोड़ा-सा अलग लगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि फडणवीस को लेकर ज़रूर बीजेपी को और थोड़ा-सा देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप ऐड देखते हैं, जिस तरह से आप उभर कर आते हुए देखते हैं, उस चीज़ को यकीनन आने वाले टाइम में मराठा प्राइड के नाम पर भुनाने की कोशिश करेंगे, जो उनसे बेहतर तरीके से शरद पवार भुना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिवसेना का आने वाला टाइम बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी देखेंगे जो परिवार से लेकर, क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टी की डिवीजन है उसमें परिवार के अंदर का ही चीजें थी, एक आदमी कोई बाहर से लेके चला जाए, ये भी एक नई चीज दिखेगी। तो हमको लगता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी ओंकार जी, ये जो बात कही इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में, वो भी बड़ी रुचिकर है, क्योंकि आपको ध्यान है कि शरद पवार जब गए थे चुनाव के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी से मिलने, अब उसमें उनका प्रस्ताव यही था कि एनसीपी आपको समर्थन दे देगी बशर्ते कि आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनावें। लेकिन उस समय उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अब जब स्थितियां बदली, तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और क्योंकि वो बात हो रही थी हिंदुत्व की सरकार की, और देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अपनी सेक्युलर छवि के लिए अधिक जाने जाते हैं, और उनकी जो श्रीमती जी हैं वो बीच बीच में और बंटाढार करती रहती है। तो इसलिए एकनाथ शिंदे जो हैं हिंदुत्व के नाम की सरकार बनाएंगे, तो किसी भी प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो उस समय बताया गया जब ये अचानक ऐलान हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जगह
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ा माइंड गेम था, मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से। उसकी आलोचना भी हुई, पार्टी के भीतर से भी लटके हुए चेहरे हमें देखने को मिले थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। वो और हम सब खुद लोग जो थे उससे अकस्मात अचंभित रह गए थे बिल्कुल, कि ये क्या बिल्कुल। हुआ। खुद देवेंद्र फडणवीस का चेहरा भी अगर आप उस समय के जो विजुअल्स थे उनमें देखें, तो उस पर खुशी कम थी और कहीं न कहीं अंदर से रंज ज़्यादा दिखाई दे रहा था। फिर बाद में ये समझाने की कोशिश हुई बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कि ये एक सोचा विचारा एक स्टेप है, ताकि फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो बची-खुची शिवसेना है, वो कोई किसी तरह के खुरापात ना कर पाए, यानी वापस इनमें से कुछ लोगों को ना तोड़ पाए। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्मीदें रहती हैं कि हम अगर मूल पार्टी छोड़ कर के आए हैं, तो हमें तो लाल बत्ती वाली गाड़ी, बंगला और ये सब चीज़ें मिलनी ही चाहिए, मंत्री पद मिलना ही चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो जाएँगे छोड़ कर के। तो चूँकि मुख्यमंत्री उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति को बना दिया, मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो किस वर्ग से आते हैं या देवेंद्र फडणवीस किस वर्ग से आते हैं, पर एक सोची विचारी एक रणनीति थी इनकी। और बाद में जब कानूनी दांव-पेच शुरू हुए और एकनाथ शिंदे के ज़रिए ये कहलवा दिया गया कि हम ही असली शिवसेना हैं, हम बीजेपी में मर्ज नहीं करने जा रहे हैं या राज ठाकरे की पार्टी के साथ हम नहीं जा रहे हैं। तो लोगों की समझ में आया, हमारी समझ में भी आया कि एक्चुअल में ये खेल तो बहुत बड़ा है और उसका अब जाकर के नतीजा देखने को मिल रहा है, जब चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है, ना कि उद्धव ठाकरे वाली। तो गेम तो ये बड़ा था। हाँ, अगर ये डिसीजन ना आता तो हो सकता है कि तब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता भारतीय जनता पार्टी को भी, एकनाथ शिंदे को भी। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के टिकी हैं। 21 फरवरी से वहां नियमित सुनवाई शुरू होने वाली है उन 15-16 एमएलए के अयोग्यता वाले मसले की। तो जब ये शिवसेना असली घोषित कर दी है, जब विधानसभा के स्पीकर ने इनको मान्यता दे दी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? हालांकि चीफ जस्टिस का कहना है कि ये बहुत पेचीदा मामला है, इस पर बहुत सोच समझ करके फैसला करना पड़ेगा। एक बार तो उन्होंने कहा कि 7 सदस्यीय संविधान पीठ को सुपुर्द किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली कहा कि नहीं, नहीं, 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ है, वही इस पर फैसला करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, उसके अनुरूप ही सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फैसला सुनाता है या सुप्रीम कोर्ट भी हमें आश्चर्यचकित करता है। जी, धीरेन्द्र जी, तो अब हाँ, आप क्या देखते मैं हैं कि इसमें ये जो एक बात जोड़ना चाहूँगा जी, जी। कि चूँकि मैं जिस दिन ये फैसला हुआ मुख्यमंत्री का, उससे पहले दिन हम लोग फडणवीस से मिले, देवेंद्र फडणवीस से मिले, उसके घर में ही बातचीत हुई। वहाँ सागर बंगले में हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे और बातचीत के दौरान ये सवाल पूछा कि क्या कुछ और मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ और भी वो होंगे चौंकाने वाले, मतलब कुछ और सरप्राइज़, ये वर्ड इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो और बड़ा सरप्राइज़ आना है। तो वहाँ तक हम लोगों को जब ये फैसला हुआ तो मुझे ये तो श्योर था कि उनको ये मालूम था कि एकनाथ शिंदे बन रहे हैं। लेकिन जो मुँह लटकने वाली कहानी बाद में जब सामने आई थी, वो ये आया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। तो ऊपर से उनको ये लास्ट मोमेंट देखा गया कि जिस तरह से खेलना शुरू किया गया और मराठा कार्ड, क्योंकि मैं ये नाम इसलिए लेता हूँ कास्ट या वो, क्योंकि इतने सालों तक देखने के बाद मुझे मालूम है कि वोट इसी नाम पे पड़ता है। वोट के लिए बहुत सारे मुद्दे मैं जानता हूँ इसी तरह से होते हैं। तो वो ज्यादातर इसीलिए, और वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आक्रामक होने का एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं
वो ब्राह्मण नाम को वो भुनाने की कोशिश करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ उन तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी जब बात करता हूँ, तो उन सब से भी, चूँकि जब आप एक खास राज्य के जर्नलिस्टों से बात करते हो तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होता है कि वो बहुत कॉमन तरीके से बिहेव करते हैं, जो वहाँ कास्ट आधारित पॉलिटिक्स के अनुरूप दिखता है। तो वो मैंने देखा, और जो देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से आप देखेंगे एग्रेसिव हैं, और शरद पवार ये वहाँ बातचीत में है, मतलब मैं इसका कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ तमाम जर्नलिस्टों का कहना है कि शरद पवार उनसे इसलिए वो होते हैं, हैप खाते हैं या उससे ज़्यादा उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि उसमें वो अपना अक्ष देखते हैं, बाकी सबकी छुट्टी कर देने वाला। तो ये भी एक कारण है कि उनके खिलाफ जो है चलने का, लेकिन ये ज़रूर है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी अगर आज का एक ऐड है, मैं न्यूज़पेपर अभी लेके नहीं बैठा, जिसमें दिखा नीचे बाकायदा वो पूरे बहुत बड़ा उनका फ़ोटो है, इधर पीएम का है और ऊपर मुख्यमंत्री छोटे उसमें हैं, मतलब वो जो कह सकते हैं कि वो उनका डिपार्टमेंट होगा, लेकिन अमूमन ऐसा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा नहीं होता है, ये इशारा करता है। जी हाँ, वैसे महाराष्ट्र में जो भी मैं बात करता हूँ, मेरे जो संपर्क है वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में, तो उनका भी मानना है कि पीठ पीछे तो या पिछली सीट की जो ड्राइविंग है, बैक सीट ड्राइविंग, वो तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से ओंकार जी के पास आता हूँ। ओंकार जी, अब एमवीए का क्या भविष्य रहेगा? क्या शिवसेना का यह हश्र देखने के बाद भी कांग्रेस, और विशेषकर जब उनका अध्यक्ष नाना पटोले जैसा एक बड़ा ही जिसको कहें कि मजबूत आदमी है, तो उनका जो क्या वो अपना हश्र भी शरद पवार के हाथों शिवसेना जैसा हो जाने देंगे? संजय जी, मुझे लगता है कि बीएमसी के चुनाव निपटने तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बीएमसी के चुनाव में सीटों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा ये होने वाला है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि शरद पवार का मुंबई में कुछ ख़ास है नहीं, बीएमसी के एरिया में कुछ ख़ास है नहीं। कांग्रेस को भी अपनी ताकत का अंदाज़ा है कि उनकी ताकत कितनी है मुंबई में, किन-किन पॉकेट्स में वो जीतते आए हैं, उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैक्सिमम सीटें अभी भी उद्धव ठाकरे ही अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो पहली परीक्षा तो मुझे लगता है कि सीटों के बँटवारे को लेकर के कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसमें एमवीए की होने वाली है। दूसरी बात ये है कि जब बीएमसी के चुनाव परिणाम आएँगे, उसके बाद बहुत कुछ तय होने वाला है। एमवीए का भविष्य भी तभी तय हो जाएगा, और जिस तरह के इस समय मतभेद, बहुत तीखे मतभेद सामने आ रहे हैं, नाना पटोले और संजय राउत के बीच में भी हॉट टॉक्स होकर के निपटी हैं, जिसमें सामना में ये छाप दिया गया था, और बिना उद्धव ठाकरे की सहमति के छपा हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ जो भी कुछ खुराफाती लेख छपते हैं, एडिटोरियल छपते हैं, वो सब उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही छपते हैं। हाँ, टूल ये हैं, माध्यम ये हैं, संजय राउत, तो उन्होंने कह दिया था कि अगर नाना पटोले स्पीकर के पद से इस्तीफा ना देते तो आज भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते। तो नाना पटोले ने फिर पूछ लिया कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने कमज़ोर हैं, या उद्धव ठाकरे और आपकी पार्टी इतनी कमज़ोर है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत थी, मेरे स्पीकर होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर कांग्रेस में और शिवसेना में आपस में रही है कुछ-कुछ मुद्दों को लेकर के, और इधर नाना पटोले और शरद पवार की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बल्कि 36 का आंकड़ा है। वो कई बार शरद पवार को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। शरद पवार ने शिकायत भी की थी 10 जनपथ में, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। नाना पटोले नाक का बाल बने हुए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। तो एमवीए में सब कुछ ठीक-ठाक हो ऐसा लगता नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएमसी के चुनाव नतीजे आने के बाद अगर उद्धव ठाकरे कैंप का सुपड़ा साफ होता है,
या वो सत्ता से बाहर जाती है, तो फिर चीज़ें और सोच विचार जो है वो दूसरे तरीके से होंगे। और उस समय अगर शरद पवार और कांग्रेस की जो शर्तें होंगी, नई शर्तें होंगी उद्धव ठाकरे कैंप के लिए, वो अगर उद्धव स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि एमवीए बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। उद्धव ठाकरे अलग हो जाएँगे। कांग्रेस और एनसीपी का जैसे गठबंधन पहले से चला आ रहा है, चुनाव के समय वो गठबंधन दिखाई देता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो फिर से कायम रहेगा और वो आगे बढ़ जाएँगे। धीरेन जी, बीएमसी के चुनावों की बात हो रही है। बीएमसी में कांग्रेस ठीक-ठाक किया करती थी, 50-60 तक सीटें जीत के लाया करती थी पहले, जब बीजेपी वहाँ पे एक फ़ोर्स नहीं थी और शिवसेना जो थी वो ही एक फ़ोर्स थी। और एक प्रकार से शिवसेना, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस में आमने-सामने की लड़ाई हुआ करती थी। अब यदि कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ जाती है, उसके बजाय यदि कांग्रेस ना के 2 फैक्शंस जहाँ आमने-सामने खड़े हो जाएँगे, वहाँ कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। तो कांग्रेस जो है उसको शिवसेना के साथ जाने में क्या लाभ है? देखिए मैं ये भी कहूँगा कि बीएमसी का जो एरिया है, बीएमसी का जो फोल्ड है, वो बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल असर डालता है, वो डालता है या एक पार्टी के लिए। लेकिन अगर हम बीएमसी के इलाके में देखते हैं तो बीएमसी में कांग्रेस के पास चांस तब बेहतर होता क्योंकि अकेले लड़ने की हैसियत में अब कांग्रेस बहुत जगह नहीं है। आप देख रहे हैं अभी पार्टी के अंदर जो लड़ाई थी, आखिरकार पार्टी अभी दोबारा एक टूट होने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आइडिया बदल दिया, बाहर आने का आइडिया बदल दिया। तो वो पार्टी अपने आप को अभी सहेजने में भी कामयाब नहीं हो रही है, चाहे वहां अशोक चव्हाण दिख रहे हो, पृथ्वीराज चौहान दिख रहे हो। तो ऐसे में जो लीड करेगा बीएमसी के लिए भी आपके पास एक लीडरशिप इकट्ठी दिखनी चाहिए। लिहाजा वो कोशिश यही करेंगे कि वो शिवसेना के टूटे हुए ग्रुप में भी भले ही कुछ भी है उनके पास, उसको साथ रख के मतलब अपने आप लीड लेने की कोशिश करेंगे। ब्लैकमेल प्रेशर जो पॉलिटिकल होता है वो डालने की कोशिश करेंगे उद्धव पर, और उससे कोशिश करेंगे कि साथ मिलके लड़े, क्योंकि इस बार शिंदे गुट और बीजेपी गुट तो इकट्ठा मिलके लड़ेगा, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। तो लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि पूरी ताकत के साथ जुटा जाए, भले ही कुछ भी हिस्सा उनको मिले, लेकिन उनको ये फायदा हो, क्योंकि बहुत सारी जगह में अगर आप देखेंगे जैसे उधर की तरफ पाकमोडिया स्ट्रीट या तमाम वो इलाका है जो नागपाड़ा या उस तरह का, उस तरफ के हिस्से में कांग्रेस के पास अपना एक वोट बैंक था, लेकिन उसको एडिशनल आगे की तरफ अगर आप बढ़ते चले जाएंगे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पुराना जो मुंबई जिसको हम लोग देखते रहे फिल्मों में, उसमें बढ़ेंगे तो उसमें मराठी मानुस का साथ उसको चाहिए था, बहुत ही कम उसको ये ताकत मिलती थी, और वो सारी ताकत उसको बाहर के लोगों से मिलती थी। लेकिन इस बार वो कोशिश करेगी कि जो भी हो, अगर इमोशनल कार्ड चल जाता है उद्धव ठाकरे का तो वो अलग बात है, क्योंकि वो पूरी ताकत उनको मालूम है कि अगर यहाँ से बीएमसी से उद्धव ठाकरे साफ होंगे तो बाहर के लिए इस समय भले ही उनको कुछ मिल जाए, लेकिन वो दोनों ताकतवर जो अपने पॉलिटिकल प्रेशर के लिए मशहूर हैं और सही समय पर दूसरे को निपटाने के लिए भी बहुत जिनको माना जाता है, वो शरद पवार उनको बाहर के हिस्सों में कोंकण और वो तमाम जगह जहां वो मजबूत अभी तक थे, अभी क्या होगा वो तो देखने की होगा, लेकिन वहां भी वो अपनी जमीन खो देंगे। तो लिहाजा न शिवसेना ये मतलब उद्धव गुट ये चाहेगा कि वो अकेले जाके पूरी तरह खेत रहे, क्योंकि उसको अभी ये यकीन नहीं कि उसको वो जो सहानुभूति वोट है, क्या वो पूरी तरह से हासिल कर पाएगा, और बाकी सब भी। लिहाजा वो ये कोशिश करेगा कि जो महाविकास अघाड़ी के नाम पर एक बड़ा बेडोल सा जो गठबंधन बना है, उस सबको वो बनाए रख कर अपने आप को इस वक्त मजबूती दे। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप अभी वहां अलग-अलग लीडर हैं, लेकिन पार्टी एक नहीं है। ये अलग है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक नहीं है, और सेंट्रल से अब तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी मदद मिल रही है। त्रिपुरा या उन तमाम जगह पर एक भी रैली वहाँ की सेंट्रल लीडरशिप की नहीं है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताकर जिस मुझे लगता है कि जिस जनतांत्रिक व्यवस्था की उन्होंने खुशी जाहिर करने की कोशिश की होगी, वो अपने अध्यक्ष को
जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको वहाँ भेजकर एक रैली तक नहीं करा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी वहाँ जो लोकल कांग्रेसी हैं वो आपस में लड़े बिना जब तक कि वो किसी एक और संगठन से जीत की उम्मीद ना हो, वो उस मैदान में अकेले जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बनता हुआ दिखेगा। जी, और इससे पहले कि हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर जाएँ, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें। आप हमें सब्सक्राइब भी करें और हमें आप सपोर्ट भी करें, जो लिंक आप देख रहे हैं नीचे चलते हुए, उन पे जाकर, और वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलते-चलते ओंकार जी, मुझे प्रश्न ये पूछना है कि हमारा जो बेबी पेंगुइन है, आप जानते हैं ना बेबी पेंगुइन को? तो हमारा जो बेबी पेंगुइन है, वो दोबारा चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लड़ना तो चाहिए संजय जी, और वर्ली में उन्होंने इतनी मेहनत की है। वर्ली का जो कैंडिडेट हुआ करता था, उसको पहले अपनी पार्टी में शामिल किया, फिर उसको घर बैठाया, उसका समर्थन लिया। मतलब जो कांटे हो सकते थे वो पहले निकाल करके बाहर रखे, और उसके बाद फिर वर्ली के क्षेत्र में घुसे, तो वहाँ से चुनाव जीत करके आए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव अगर वो लड़ेंगे भी, तो हालात, मतलब संबंध इतने खराब हो चुके हैं बीजेपी नेतृत्व और मातोश्री परिवार के, कि उनको कोई बख्शीश कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट बिल्कुल देने वाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने जिस जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, होम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, एक नाथ शिंदे उनके साथियों के बारे में, एक नाथ शिंदे को तो सीधे गद्दार और पीठ में छुरा भोंकने वाला जो है इन्होंने बार बार कहा है, बार बार उनको अपमानित किया है। इसके बावजूद किया है कि आदित्य ठाकरे की उम्र क्या है, एक नाथ शिंदे की उम्र क्या है, आदित्य ठाकरे का राजनीतिक अनुभव क्या है, संघर्ष क्या है, और एक नाथ शिंदे का 40 साल से वो सक्रिय हैं, एक थ्री व्हीलर चलाने वाला एक आम सा शिव सैनिक, जो बाल ठाकरे के चरणों में बैठ करके और वहाँ से राजनीति की ABCD सीख करके मुख्यमंत्री पद तक पहुँचा है, और जो आज भी 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहा है। उसके बारे में आप इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करें, बजाय इसके कि आप ठंडे दिमाग से ये सोचें कि आपसे और आपके पिताश्री से क्या-क्या गलतियां हुई हैं, कौन-कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते आपकी पार्टी के 55 में से 40 MLA टूट गए और 18-19 में से 13 MP टूट गए, और अलग-अलग जो कॉरपोरेशन थी, जो नगर निगम थी, जो आपके नगर परिषदें थी, वहाँ से पूर्व कॉरपोरेटर जो है वो टूट करके चले गए, पदाधिकारी टूट करके चले गए। ये आत्ममंथन करने के बजाय आप गाली-गलौज की भाषा में उतर आए, और ये जो एरोगेंस जिसके बारे में चर्चाएँ होती हैं पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी, कि जो मातोश्री की एरोगेंस है कि कार्यकर्ता मिलने के लिए आते हैं, बाहर भीड़ लगा कर के खड़े होते हैं। अब की तो मैं नहीं कह रहा, जब ये मुख्यमंत्री थे या जब इनका ओरा था, जब पार्टी एकजुट थी, तो ये जो बाबा होते हैं, बाबाओं की तरह बाहर निकल करके ऐसे हाथ जोड़ करके उनको अभिवादन करते थे और फिर वापस चले जाते थे। यानी बाहर भी निकल करके उन लोगों से नहीं मिलते थे। लीडरशिप क्वालिटी वो होती है कि आप किसी का कोई काम कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, पर कम से कम जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, उम्मीदों के साथ मिल कर के आ रहे हैं, और पता नहीं कितनी दूर से, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 250 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर से चल के आ रहा है। कम से कम आप उसके आकर के कंधे पे हाथ तो रख दें, आप उससे प्यार से बात तो कर लें। ये तो अपने मंत्रियों के भी लिए भी उपलब्ध नहीं थे, अपने MLA के लिए भी उपलब्ध नहीं थे, अपने सांसदों के लिए भी उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे में जो इनका बिहेव रहा है, जो आचरण रहा है, जो एरोगेंसी रही है, और जो कमेंट चुनाव आयोग ने किया है कि निजी जागीर की तरह ये पार्टी
समझ करके चला रहे थे। और 2018 का जिक्र इसलिए किया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि 2018 में ये फिर से अध्यक्ष चुने गए थे, उद्धव ठाकरे। उस समय एक मनमाना इन्होंने संशोधन किया, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो इसलिए वो कमेंट किया गया है कि ये निजी जागीर की तरह पार्टी को चला रहे थे। हालांकि ये देश में अकेले नहीं हैं जो इस तरह की वंशवादी आधारित पार्टियों को निजी जागीर की तरह ही गवर्न कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो इस समय हमारे सामने कांग्रेस है, जिनका अभी जिक्र किया है पुंडीर जी ने, कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी त्रिपुरा या जो दूसरे राज्य, 2 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां नहीं जाने दिया गया, एक सभा नहीं करने दी गई। अरे भाई, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन पर एक तरीके से अघोषित पाबंदी लगा दी गई कि वो लोकसभा में ना बोलने पाए, और जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के अल्टीमेटली वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को त्रिपुरा में जाकर के भाषण करने देंगे या किसी दूसरी जगहों पर जाकर के अकेले भाषण करने देंगे? तो ये डर नहीं रहेगा कि वो लीडर बन जाएंगे। तो लीडर तो ये किसी को बनते हुए देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए पार्टी चाहे अरब सागर में डूब जाए, पर ये राहुल गांधी के अलावा जो है किसी को भाषण करने नहीं देंगे, किसी को जनसभाएं करने नहीं देंगे, पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सिचुएशंस पैदा हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा संभावना संजय जी है नहीं। इनका हाल जो होना है वो लगभग इस समय दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते की तरफ ये लोग बढ़े। जी, तो अब आइए, अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न, ढीला सुराख शरीफ। संजय जी प्रणाम। मोदी जी ने परसों टाइम्स ग्रुप के उन्हीं के प्रोग्राम में अच्छे से पेला है, उस पे एक रोस्ट वीडियो बनाए। एक ही प्रोडक्ट को बार बार 6-6 महीने में रिलॉन्च करने वाली बात उसने की है। और निश्चित रूप से बहुत मैंने भी उसको कहा है कि एपिक ट्रोलिंग। आदित्य तिवारी जी प्रणाम। क्या राज ठाकरे शिवसेना में विलय होंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वो होंगे भी नहीं। वो शांति से, जब से वो अलग हुए हैं उनको नुकसान भी झेलने पड़े हैं। नुकसान इसलिए झेलने पड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का आपस में गठबंधन था, और नरेंद्र मोदी का चूंकि अभी भी वो कहते हैं कि इकबाल बुलंद है, मतलब उनकी लोकप्रियता जारी है, उसका फ़ायदा शिवसेना को भी मिल रहा था और जो बाकी के दल थे उनको नुकसान हो रहा था। और चूंकि राज ठाकरे की का जो वोट बैंक है वो भी वही है, तो इसलिए राज ठाकरे को नुकसान उठाने पड़े। 2009 में मुझे लगता है कि उनको करीब 13 सीटें आ भी गई थी, पर जब अगला चुनाव आया 2014 में, तब तक नरेंद्र मोदी की एक तरीके से आंधी चल रही थी पूरे देश में और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। राज ठाकरे अपनी अलग एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाने में लगे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके उत्तरार्ध काल में उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो लोगों को टच किए हैं, उनकी पल्स पर राज ठाकरे ने हाथ रखने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वो एक समझबूझ तो बना सकते हैं, लेकिन विलय करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी, नेक्स्ट। ढीला सुराख जी कह रहे हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर राल्स। संजय जी धन्यवाद आपको। झारखंड का पलामू देखिए, 1921 मुपल्ला याद आ गया। इसका मैं कहूँ आपको, मुपल्ला दोबारा से पढ़ें, और मुपल्ला पे तो अब हिंदी अनुवाद भी आ गया है जो तुफैल जी ने करवाया है, उसको भी आप ले सकते हैं, जो गोविंद नायर जी की जो पुस्तक थी उसकी। गगन कसाना, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के रह गए। क्या कहते हैं धीरेन जी? म्यूटेड हैं आप।
उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो अपार जनसमूह है वो रोज उनको वर्षा के सामने खड़ा होके हिलोरे लेगा वो शिवसेना का, और इसके लिए उन्होंने एक पूरी भली पार्टी दांव पर लगा दी। उन्होंने अपने पिता की छवि दांव पे लगा दी कि ठाकरे परिवार का कोई आदमी उसमें नहीं जाएगा, पद नहीं लेगा। वो तमाम चीजें करने के बाद मुझे लगता है कि वो अभी तो यही लग रहा है, और अब पार्टी भी गई हाथ से, फंड भी गए और तमाम चीजें भी गई, और अभी हाथ में आता हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा है। एक पता नहीं वो जो आपको याद होगा वो जिला खान साहब, जिला खान ने गाई है कि दिल जा रहा है हाथ से, हाथ आ रहा है क्या? तो अभी तो उनको यही लग रहा है कि हाथ आ रहा है क्या, दिल तो चला गया हाथ से और हाथ अभी कुछ आया नहीं है उनके। नेक्स्ट, संतोष करकेरा, हर हर महादेव, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन SSR and Palghar Sadhu case? Fadnavis ji will be able to establish rule of law in Maharashtra like Yogi ji. क्या कहते हैं? डेवलपमेंट इसमें SSR वाले में तो कुछ नहीं है, चूंकि चार्जशीट वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ उनको मिल नहीं रहा था, तो मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई डेवलपमेंट है, चूंकि मैं खुद गया था, मैंने वो पूरा केस वहाँ कवर भी किया था, तो इसीलिए। पालघर साधु केस वाले में कुछ अरेस्ट हुई थी, उसमें चार्जशीट अभी कितनी फाइल हुई है देखना पड़ेगा। लेकिन ये सही बात है संजय जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं हम लोगों को अच्छा हुआ संतोष जी ने ये सवाल पूछ लिया। मैं जब वहां घूम रहा था अभी त्रिपुरा में, तो मुझे जंगलों में एक जगह वही भगवा कपड़े पहने हुए जो साधु दिखाई दिए। वो साधु सुदूर इधर का था, इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले थे। मैंने उनसे वो पूछा रुक के, जो एकदम, चूंकि वो फिजिकली दिख रहे थे और वहां तक, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो इसी तरह घूमते हैं और मैं कई बार आया, मैंने माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आया हूँ। तो मेरे जहन में सबसे पहला यही सवाल आया, जो उस समय भी आपने भी किया और मुझे लगता है उस समय कई लोगों ने उसको छुआ था, लेकिन उस पर बहुत गहन चिंतन नहीं किया था कि साधुओं पर हमला क्यों की गई, लगातार कर रहे थे, क्योंकि पूरा मध्य युग अगर हमारे पास जो उन बर्बर हत्यारों की और बलात्कारियों की एक जो इतिहास परंपरा है, जिसको बहुत गौरवशाली परंपरा बनाने की कोशिश की थी, उस दौरान अगर आपको कहीं कोई दिख रहा था सनातनी, तो वो ये साधु ही दिख रहे थे जो इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण था, और इस पर देवेंद्र फडणवीस वैसे बहुत एक्टिव है, लेकिन उनके अंदर मुझे लगता है कि दो चीजें बहुत है। एक तो वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, और वही जो बाकी सब जगह बाबा जैसा होना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ कोई भी इतने साल के शासन के बावजूद आप उनपे अब तक कोई परिवारवाद तो बहुत बड़ी चीज है, कोई आर्थिक उसका एक एक जरा सा जो तिल कहते हैं वो भी नहीं लगा पाए। तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं है, लेकिन वो अगर करना चाहें तो करने के लिए उनको कुछ काफी बलिदान करना पड़ेगा। और एक उनकी श्रीमती जी के बारे में क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाह रहा था, आपने बोल ही दिया, जिसमें ये कहना चाह रहा था कि कुछ परिवार की महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें थोड़ा-सा कंट्रोल करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस समय के दौर में आपका वोटर एक-एक चीज पे लड़ रहा है, यहाँ तक कि मोदी अगर चादर भेजने की कोशिश करते हैं, तो उस पे आपने देखा होगा लाखों ट्वीट हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है इस वक्त आप रिक्लेम कर रहे हैं अपनी अस्मिता को, और पूरी ताकत के साथ अपने आप को कम्युनल कहलाते हुए भी। ऐसे में अगर आप देखेंगे कि वो उस तरह के वीडियो और वो सब चीजें, मुझे लगता है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उसका रेस्पॉन्स क्या था, और मेरे विचार से इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर उनको वो एक एसेट है, इस बात को मैं कहूंगा कि वो एक एसेट है उनकी पार्टी के, और उनका दिमाग चलता है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। सिर्फ इतने से ही लीडर नहीं बनते हैं, आपको कुछ देना भी पड़ता है। जी, नेक्स्ट, मनीष जी कह रहे हैं, सर शरद पवार को शिवाजी महाराज और हिंदुओं से नफरत है। पवार के पूर्वजों को शिवाजी महाराज के राज्य में दंडित तो नहीं किया गया था। ये बात तो सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो संभाजी ब्रिगेड बनाया हुआ है, ये पूरा इनका एक ही है, ये ब्राह्मण विरोध में, शिवाजी महाराज को सेक्युलर बताने में, झूठा प्रचार करके ये बताने में कि उनके जो सेना थी उसमें 50% से अधिक मुस्लिम थे। इस तरह के झूठे नैरेटिव बनाने में लगे हुए थे, जिसको हम लोगों ने बहुत हद तक तोड़ा है। मैं क्योंकि एक मैंने चीज हिंदी में पहली बार जो श्री शिव भारत थी उसका अनुवाद प्रस्तुत किया, तो उससे हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों को वास्तविकताएं पता चली। और जो हैं इतिहासकार वहाँ के मेहंडले साहब जैसे,
उन्होंने भी ये पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त करने का कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं तो अब इसमें एक दंडित बात किया है या नहीं किया है ये तो मुझे पता नहीं। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं संजय जी, जब मैं वहां घूम रहा था और तो जानते हैं एक चीज वहां बहुत जबरदस्त तरीके से, रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे थे कि वो जो मराठा बिल्कुल कोर, उसको उनका कहना ये था कि ब्राह्मणों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्होंने शिवाजी को अपमानित करने की कोशिश की और यहाँ तक कि समर्थ गुरु रामदास नाम की कोई मुलाकात ही नहीं है, वो ये तक कहने के लिए तैयार थे। तो ये सब ये शरद ये पवार के जो इन्हीं गैंग है, सेक्युलर गैंग है, ये इसने इन्हीं फैलाया हुआ लोगों है। का है जो कट्टर मराठा और जो बिल्कुल मतलब उनका इससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप को हिंदवी जो साम्राज्य की जो अवधारणा शिवाजी महाराज की है उससे एकदम अलग खड़ा होकर एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो अब असफल हो जाएगी। नेक्स्ट। लीला सुराग जी, अमेजिंग एनालिसिस। धीरेन्द्र जी, हर हर महादेव। ओंकार जी एंड संजय जी, हर हर महादेव। और यहीं पर हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। संजय जी आपको धन्यवाद। भी और दर्शकों को भी बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।